नमस्कार। मैं बीके दीक्षित इस चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के ऊपर जो क्लास 12th के लिए जो अलॉटेड सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। इससे इसमें आप एक चीज़ और आपसे कहना है, आपकी जानकारी में लाना है कि आप हमारे सभी वीडियो जो पुराने या नए जो भी हैं उनके लिंक और समरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यही डाइवर्सिटी तो किसी एक इकोसिस्टम या कम्युनिटी की खूबसूरती है, और उसी खूबसूरती के कुछ पॉइंट्स को हम लोग भी इस चैप्टर में समेटने की मैंने कोशिश की है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। चैप्टर से वेल नोन है क्लास 12th का चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिस्कस किया गया है, वेरियस पॉइंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर डिस्कस, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट कंजर्वेशन पर जो है जोर दिया गया। तो देखिए, इसमें हमने आपके लिए जो जो भी मैटर कलेक्ट किया है, आप कैसा आपको लगा, आपके कमेंट्स आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में दो वर्ड हैं, बायो यानी लाइफ यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डाइवर्सिटी यानी वेरिएशन। तो अगर आप अपने अगल बगल के जो लोकेलिटी के जो प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, तो ये वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स यू कैन सी, आपको दिखेंगे। इसमें कोई में कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी नहीं है, यू कैन ऑब्जर्व इट। ठीक है। तो ये ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स दैट प्रेजेंट इन योर लोकेलिटी मेक्स द बायोस्फीयर, या जो भी आपका जो पार्ट है, जो इकोसिस्टम है, उसको डाइवर्स बनाते हैं, यानी वैरायटी को शो करते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी है, यानी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन योर लोकेलिटी इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर लोकेलिटी। डिफरेंट काइंड के प्लांट, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स प्रेजेंट है आपकी लोकेलिटी में, तो ये आपकी लोकेलिटी का बायोडाइवर्सिटी है। अब इस बायोडाइवर्सिटी को अगर हम होल ओवर द अर्थ, यानी पूरे अगर हम एक लार्ज स्केल पर देखें, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जीन्स, स्पीसीज, हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है। तो सभी जीन्स, ए कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स, स्पीसीज, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी। इसको एक बहुत से छोटे से शब्द में आप सेंटेंस में इसको हम समराइज कर सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी जो लाइफ फॉर्म्स है, वेरिड काइंड्स ऑफ लाइफ जो फॉर्म है, ये जीन में डिफरेंस की वजह से, स्पीसीज में डिफरेंस की वजह से, जीन जो है इकोसिस्टम में डिफरेंस की वजह से होता है। और इसीलिए इसको जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। और ये जो टर्म है, जो आप देख सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। विल्सन ने इस शब्द का यूज किया था। तो लेट्स लेवल ऑफ डाइवर्सिटी के जो तीन अलग अलग टाइप्स हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, आप जेनेटिक मतलब जो एक जीन में कई सब ग्रुप्स होंगे। ये जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, इनहेरिट करता है। ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर, लेकिन उसमें भी वेरिएशन आ जाता है, और इस वजह से रेस, स्ट्रेन या ब्रीड जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो एक जीन के जो सब ग्रुप है, जिसको हम लोग ब्रीड, स्ट्रेन, वैरायटी या रेस कह रहे हैं, उस कलेक्शन को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी द जेनेटिक वेरिएशन एग्जिस्टिंग विद इन ए स्पीसीज। एक स्पीसीज में जितने तरह के ब्रीड होंगे, जितने तरह की वैरायटी होगी, जितने तरह के स्ट्रेन होंगे, जितने तरह के रेस होंगे, उनको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में कई रेस हैं।
कॉकेसॉइड गोरे लोग हैं, ऑस्ट्रेलॉयड हैं, निग्रोइड है, द्रविडियन है, मेडिटेरेनियन है, ये सब रेस है। तो एक ही जीन में वेरिएशन की वजह से अलग अलग ये रेस बनी है, जीन के अंदर वेरिएशन की वजह से बनी है। तो इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ दो एग्जाम्पल दिया, मैंगो, अगर मैंगो की 1000 वेराइटी है तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी अगर वेराइटी हो, ब्रीड हो, रेस हो, तो आप आँख मूंद के समझिए कि वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को फाइंड करने का यही तरीका है कि किसी एक स्पीसीज के अगर किसी सब ग्रुप को डिनोट किया जा रहा है, चाहे वो ब्रीड हो, चाहे वेराइटी हो, चाहे रेस हो, चाहे स्ट्रेन हो, तो समझिए कि वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? अगर स्पीसीज कई तरह के स्पीसीज हो, देखिए इसमें एक ही स्पीसीज में सब ग्रुप थे, यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पीसीज अगर हों तो उस कलेक्शन को हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। और स्पीसीज डाइवर्सिटी को जो है वो दो तरीके से दो टर्म में मेजर किया जाता है। एक होता है स्पीसीज रिचनेस, यानी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की कितनी ज़्यादा संख्या है, और स्पीसीज इवननेस, और उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक स्पीसीज की कितनी संख्या है, द नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज दैट रिप्रेजेंट द स्पीसीज रिचनेस, और स्पीसीज इवननेस मतलब उसी लोकेलिटी में कितने डिफरेंट काइंड्स की स्पीसीज प्रेजेंट है। तो ये टू इंपॉर्टेंट मेजर है इस पर स्पीसीज डाइवर्सिटी के। अब आगे देखते हैं, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज को इवननेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको अभी बताया। नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज इवननेस क्या है? रिलेटिव अबुंडेंस विथ ईच स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, यानी ईस्टर्न घाट की तुलना में कई डिफरेंट काइंड के एम्फीबियन जो है वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, यानी जो डाइवर्सिटी होती है एम्फीबियंस की वो वेस्टर्न घाट में जाते हैं इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। ओके, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के लेवल पे हो उसको हम इकोलॉजिकल, यानी कई तरह के इकोसिस्टम पाए जाए। एक पर्टिकुलर एरिया में पांड इकोसिस्टम भी हो, डिजर्ट इकोसिस्टम भी हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी हो, तो जितने तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाएंगे उतनी ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव है, कोरल रीफ, वेटलैंड, स्टूरीज, तमाम ये अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा सकते हैं। इसमें से 2 भी पाए जा सकते हैं, 3 भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब ये लेवल ऑफ डाइवर्सिटी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी पूरे अर्थ के ऊपर जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में एक यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो 1.5 बिलियन है। ये IUCN 2004 की रिपोर्ट के अनुसार अर्थ के ऊपर 1.5 बिलियंस प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर IUCN का फुल फॉर्म मैं बता देना चाहूँगा, कभी कभार पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। उसकी रिपोर्ट के अनुसार अर्थ के ऊपर 1.5 बिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 7 इसी संख्या को 7 मिलियन बताया। उसके बाद से उन्होंने ये भी बताया कि एनिमल्स जो है वो 70% है, 70%, ठीक है। टोटल एनिमल्स आर, और 70% जो जितने एनिमल है उसमें 70% जो है एनिमल्स आर इंसेक्ट्स है। आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, तो उसमें भी इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है। तो मेजर जो एनिमल्स जो है वो वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंसेक्ट्स, ठीक है। प्लांट्स 22% है, ठीक है। एमंग एनिमल में इंसेक्ट जैसा कि आपको बताया 70%, टोटल का 70% क्या होते हैं? इंसेक्ट है। और इंडिया, ये एक पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड के जो एरिया होता है उसका केवल 2.4% रिप्रेजेंट करता है।
इंडिया, और पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.4% एरिया का 2.4% एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिया। लेकिन पॉपुलेशन देखा जाए तो 8.1%, बट शेयर 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड इतनी स्पीसीज, डेंस स्पीसीज डाइवर्सिटी होने के कारण इसको मेगा डाइवर्सिटी की कैटेगरी में रखा गया है। पूरे वर्ल्ड में जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, जिसमें से इंडिया एक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कुछ आंकड़ा पाई चार्ट आपके सामने दिखाया गया है। अब इस पर आपको बता दूं कि इस पर क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 1 मार्क्स के कभी कभार पूछे गए हैं। आपको ये पाई चार्ट बना के दे दिया जाएगा और बीच में किसी को A B करके आपसे पूछ लिया जाएगा, यानी हाफ मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मैं आसानी के लिए बता दूं कि देखिए ये प्लांट है, ये इनवर्टिब्रेट है, ये आपका वर्टिब्रेट्स है। तो आप पहले मैं देखिए प्लांट में देखिए, तो प्लांट में आपको मालूम है कि 5-6 ग्रुप है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी, लाइकेन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो एंजियोस्पर्म और फंजाई के ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, अगर ब्लैंक मिलता है तो समझिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है, एंजियोस्पर्म और फंजाई है। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, प्लांट्स का आ जाता, आपका एल्गी का आ जाएगा। एल्गी के बाद से जो है ये एल्गी, ये दैट वाज रिप्रेजेंटेड, रेड कलर से एल्गी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर ये हल्का सा लाइकेन है, और यहाँ पर ये फर्न और ये मॉस है। तो सबसे ज़्यादा क्या है ये याद रखिए, एंजियोस्पर्म और फंजाई। उसके बाद से ये मॉस और फर्न अल्टरनेट है, और यहाँ पे लाइकेन और एल्गी अल्टरनेट है। ठीक है ना, ये यार इनवर्टिब्रेट में देखिए तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ा फाइलम इनवर्टिब्रेट का आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा है। तो सबसे बड़ा ग्रुप तो इंसेक्टा का ही हो गया। अब इंसेक्टा के बाद जो सबसे बड़ा फाइलम है वो क्या है, मोलस्का है। और मोलस्का के बाद ये आर्थ्रोपोडा भी क्रस्टेशियन, ये भी आर्थ्रोपोडा का पार्ट है। तो देखिए सबसे बड़ा इंसेक्टा तो हो ही गया, और मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। लेकिन जो अदर एनिमल है जिसके अंदर अदर ग्रुप्स जैसे एनिलिड्स आ जाएंगे, प्लेटिहेल्मिन्थ आ जाएंगे, सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे, जो भी मतलब इकाइनोडर्मेट जो भी बच के वो आ जाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे ग्रुप इसके अंदर शामिल है तो थोड़ा बड़ा होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप इंसेक्ट को रखिए, सेकंड पे अदर एनिमल, थर्ड पे मोलस्क और फोर्थ पे क्रस्टेशियन। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये पाई चार्ट याद रहेगा। अगर इनवर्टिब्रेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फिश है, और बाकी की संख्या ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन फिर भी बर्ड्स और रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट इक्वल है, एम्फीबियन और मैमल्स ऑलमोस्ट इक्वल है। इनकी 2 संख्या बराबर है, फिर इन दोनों की संख्या बराबर है। अब चार्ट थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, बट रिमेंबर बर्ड और रेप्टाइल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, मैमल्स और एम्फीबियंस आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर, और सबसे बड़ा ग्रुप फिश का है। तो आप इसको बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद से है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी के घटने बढ़ने का पैटर्न है वो क्या है। तो 2 बेस पर इसको निकाला गया है, एक लैटिट्यूड ग्रेडियंट और एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये 2 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट। लैटिट्यूड ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप देखिए, अगर आप ग्लोब को देखें, अर्थ ग्लोब को देखें, तो बीच में एक लाइन होती है सेंटर, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के दोनों तरफ अगर आप मूव करें तो पोल होगा। तो देखिए इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, और व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द पोल तो क्या होगा, डाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दैट बिकम एडवर्स, धीरे धीरे एडवर्स होते चले जाते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी घटती जाती है। तो उसके ये एक अगर आप दिमाग में बैठाए रखेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इक्वेटर पर क्यों बायोडाइवर्सिटी होती है, भाई वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो दैट फेवर्स द हाई ग्रेड ऑफ डाइवर्सिटी, वहाँ पर हाई डेंसिटी पाई जाएगी। लेकिन पोल की तरफ देखिए टेम्परेचर कम होने लगेगा, पोल पर तो एकदम ही आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, प्लांट एनिमल बहुत कम मिलेंगे। फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। और इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इंडिया चूँकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, हैज़ मोर
1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमको इसमें क्या याद रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। हमको ये देखना है कि ये बात किसने कही, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। द पर्सन कौन था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इन्होंने दिया था। और ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने स्टडी की और उसके बेस पर एक कॉन्सेप्ट दिया, और इसको हम इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर एक्सप्लोर्ड एरिया ए, एरिया रिप्रेजेंटेड बाय ए, स्पीसीज रिचनेस या नंबर ऑफ स्पीसीज में बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। तो इसमें देखिए जो ग्राफ इन्होंने ओरिजिनली जो प्लॉट किया वो ग्राफ ऐसे, देखिए ये एक हाइपरबोला जो है वो फॉर्म बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और इसके अनुसार देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इनिशियली द नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ रहा है ना। देखिए आप अगर यहाँ देखिए तो स्पीसीज, आप यहाँ पर स्पीसीज नंबर ये हाई हो जा रहा है। अगर थोड़ा और आप देखिए तो और ज़्यादा हो जा रहा है, थोड़ा और ज़्यादा देखिए। अब धीरे धीरे जब यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो इस स्पीसीज रिचनेस धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में कांस्टेंट हो जाती है। तो इसी ग्राफ के बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इन ए रीजन, विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट, यानी आफ्टर मतलब एक लिमिट के बाद इट विल बिकम ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड बिकम कांस्टेंट। तो हम इसको, आप ग्राफ को अगर समझ गए हैं तो खुद डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एक्सप्लोर्ड एरिया एट ए सर्टेन लिमिट, एंड देन आफ्टर द स्पीसीज रिचनेस डिक्रीजेज एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम कांस्टेंट। आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इसका जो स्लोप है, स्लोप निकालते हैं हम लोग। स्लोप जो है, जैसे कि आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं तो आप वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, स्लोप को। यहाँ पर भी स्लोप निकाला जाता है जिसको जेड या रिग्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे ग्राफ में रिग्रेशन निकालना थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसको क्या किया गया, इसका लॉग ले लिया गया, लॉग एस इक्वल टू, इसको इस ग्राफ को, यानी ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो इक्वेशन है एस इक्वल टू सी ए पावर जेड। ये जो हाइपरबोल ग्राफ है उसका ये इक्वेशन है। जब इसको लॉग पे हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग एस प्लस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, और इसका जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इट विल बिकम ए स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से जे, आप किसी पॉइंट पर आप जे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट आपने लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको जे निकालना है, तो आप इसको यहाँ प्लॉट कर दिए, इसको यहाँ प्लॉट कीजिए, फिर इधर जैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये जेड आपका आ जाएगा। अब ये जेड क्या बताता है, जेड किसी भी जो एरिया है उसके रिलेशन को बताता है, स्पीसीज और एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज और एरिया के बीच में, जो यूजुअली स्मॉल एरिया के लिए 0.1 से लेकर 0.2 तक वेरी करता है। ये याद रखिएगा, यहाँ दिया नहीं गया है बट आपको बता दे रहा हूँ, 0.1 से लेकर 0.2 तक वेरी करता है। और लार्ज कॉन्टिनेंट के सेंस में देखिए, लार्ज कॉन्टिनेंट जैसे एशिया को ले लीजिए, तो वहाँ पर देखा जाता है कि 0.6 से लेकर 1.2 तक वेरी करता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फ्रूगीवोरस यानी जो फ्रूट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं और मैमल्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और वो जेड की वैल्यू 1.15 आती है। तो ये तीन वैल्यूज हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है, 0.1 टू 0.2 है। लार्ज एरिया अगर एक्सप्लोर किया गया है जैसे कॉन्टिनेंट, तो उसकी वैल्यू 0.6 से लेकर 1.6 तक बढ़ सकती है। और फ्रूगीवोरस का और मैमल का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब निकाला गया स्पीसीज एरिया रिलेशन तो वो 1.15 है। तो ये स्पीसीज एरिया कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हम एरिया और स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी का आइडिया लगा सकते हैं। स्पीसीज एरिया कॉन्सेप्ट के बाद से मास एक्सटिंक्शन,
देखिए ये जो भी इंडिविजुअल्स है जो है वो टाइम टू टाइम डिसअपियर हुए हुए अर्थ के ऊपर। तो इससे रिलेटेड मतलब और इसका रीजन क्या रहा है, नेचुरल कैलामिटी रही है। जैसे नेचुरल कैलामिटी के वजह से जब ह्यूज नंबर ऑफ स्पीसीज एकाएक डिसअपियर हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बिग फाइव मास एक्सटिंक्शंस जो हुए हैं वो कब हुए हैं। इस थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो अब तक का जो अर्थ का टाइम है, अर्थ की ओरिजिन से लेकर के, तो 5 ईरा में बांटा गया है। और ईरा को अलग अलग पीरियड में बांटा गया है। मतलब हर ईरा में अलग अलग पीरियड है, किसी में 6 है, किसी में 3 है। जैसे आप मिजोजोइक ईरा में देखिए 3 पीरियड्स हैं। अब जो मॉडर्न ईरा चल रहा है सीनोजोइक, उसमें 2 हैं, जिसे टर्सियन और क्वार्टेनियन हम लोग बोलते हैं। तो अलग अलग टाइम पे जो मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ दी गई है। आर्डोविशियन पीरियड के एंड में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ उसको आर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन कहा गया है। ये आर्डोविशियन और सिल्यूरियन क्या है, पीरियड है। इसी तरह से लेट डेवोनियन जो एक्सटिंक्शन हुआ उसको लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन कहा गया। इन पर्मियन पीरियड के अंत में जो एक्सटिंक्शन हुआ, मास एक्सटिंक्शन, उसको पर्मियन ट्राइएसिक कहा गया। इंड ट्राइएसिक में ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जिसमें डायनासोर वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए थे। और जो फिफ्थ है वो है इंड ऑफ क्रिटेशियस और टर्शियरी एक्सटिंक्शन इनको कहा जाता है, जो इंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड में ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये मास एक्सटिंक्शन है। अभी जो पीरियड चल रहा है इसको भी एक माना गया है, इसको कहा गया है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। अब जो फिफ्थ एक्सटिंक्शन थे उसमें नेचुरल क्लाइमेट का बड़ा रोल रहा। मतलब हिमजुग आया, आइस एज आया, इस वजह से या किसी न किसी वजह से अगर एक्सटिंक्ट हुए तो उसमें ज़्यादातर रोल क्लाइमेट का था। लेकिन जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन हो रहा है ये प्रीवियसली 5 से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स का बहुत बड़ा रोल है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर टू बी 100। और ये इसलिए भी डिफरेंट है कि इसकी रेट बहुत हाई है, 100 से लेकर 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स, एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्टर रेट। यानी प्रीवियसली जो 5 जो एक्सटिंक्शन हुए हैं मास एक्सटिंक्शन, उनमें और इनमें अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो दूसरी चीज़ वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ओनली ड्यू टू द ह्यूमन बींग। और दूसरी बात इट इज़ मच मोर फास्टर, यानी 100 टाइम्स से लेकर 1000 टाइम्स तक आपको फास्टर रेट मिलेगा। इकोलॉजिस्ट इस संबंध में वार्न भी करते हैं कि जो ट्रेंड जो चल रहे हैं, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हाफ ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जितनी स्पीसीज है वो गायब हो सकती है। कब तक? नेक्स्ट 100 ईयर में। और इसीलिए जो वर्ल्ड लेवल के जो लीडर्स और जो इकोलॉजिस्ट हैं वो चिंतित हैं और 2 सम्मेलन भी कर चुके हैं, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।